हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, आखिर ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है और आखिर इस टॉपिक को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस सिंपल सी बात है, इस एलसीएम एंड एचसीएफ से हमारी कुछ क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में अगर हमें एलसीएम एचसीएफ ये टॉपिक आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी से करने के लिए हमें मदद करने में ये रोल रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमें अगर कैलकुलेशन को फटाफट करना सीखना है, यानी कि हमें कम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने हैं, तो आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या इसके रूल्स हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हमें दो चीजों को समझना है। क्या समझना है? दो वर्डों को समझना है। जिसे समझ गया, जो इन वर्डों को समझ गया, समझिए, वो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख जाए। पहला वर्ड आता है हमारा मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल जिसे हम कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं? गुणक। समझिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को समझ जाते हैं, इन शब्दों को समझ जाते हैं, तो आपको बड़ा आसान होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। हमने कहा मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणक होता है। गुणक का मतलब क्या होता है, क्या आप ये जानते हैं? तो ध्यान से सुनिए, गुणक का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसके पास जो बाद में जो आंसर आता है, उसे हम उस संख्या का क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। चलिए भाई, जो बात मैंने कही है मैं उस बात को समझाता हूँ। मैंने कहा कि ए हमारी एक संख्या है। ए में मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो भाई, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए एक संख्या है, मैंने लिखा ए एक संख्या है। इस ए में मैंने क्या किया? फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया? 2a आया। तो जो 2a है ये क्या है? दिस इज अ मल्टी, यह जो है 2a जो आया है ये क्या है? हमारा मल्टीपल ऑफ a है, यानी कि ये a का एक और मल्टीपल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फिर 2a आ जाएगा। अब आपने कहा, मन किया कि सर हम तो a में 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे। आपने कहा सर बिल्कुल करिए। आपने कहा सर 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3a आया, यानी कि 3 आया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3a। तो हम ऐसे ही जितने डिजिट्स लिखना चाहें आप लिखते चले जाएंगे। अब बात आती है, थोड़ा हम आपकी बेसिक से स्टार्ट करें। तो अगर आप लोगों ने टेबल्स पढ़ी है, क्या पढ़ी है? टेबल्स। टेबल्स जो आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे मल्टीपल्स ही होते हैं। टेबल्स में हम जितने भी टेबल्स याद करते हैं, सारे के सारे टेबल्स क्या है? मल्टीपल है। जैसे कि अगर हम कहें कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे, जैसे हमारा 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, ये सभी क्या है? 6 के मल्टीपल हैं। यानी कि जो हम टेबल्स लिखते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। पहाड़ा में जो आते हैं नंबर्स, वो एक दूसरे को स्टार्टिंग जिसका पहाड़ा लिख रहे होते हैं उसके क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। ऐसे ही मल्टीपल क्या होते हैं? जो हमारे गुणक होते हैं वो हमेशा उसी नंबर से बनते हैं, यानी कि उसी नंबर में गुणा करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्या आपको ये लिखाना पड़ेगा कि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसी संख्या का क्या होती है? एक गुणक होती है। बताइए भाई, इस चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। आप इससे समझ जाएंगे कि हमारे पास किसी संख्या में जो गुणा करने पर जो आंसर निकल के आएगा वह संख्या उस संख्या का क्या होती है? गुणक होती है। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे वर्ड की। दूसरा वर्ड जो है हमारा वो है क्या? फैक्टर। क्या है? फैक्टर। आपने छोटी क्लासों में उनको बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अगर हमें इस चीज को अगर हम आज फिर से रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन करने में हमेशा गड़बड़ाहट होती रहेगी। फैक्टर। फैक्टर को हम अगर बात करें कि क्या कहते हैं, तो इन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा, एक संख्या लिखी मैंने यहाँ पे 36। समझिएगा, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने लिखा 36। अब आपसे पूछा गया कि 36 के गुणनखंड बताइए। गुणनखंड का मतलब होता है एक ऐसी संख्या, आप ऐसी सारी संख्याएं जो इस संख्या को क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है, यानी कि भाग दे सकती है, यानी कि पूरी तरीके से इसे विभाजित कर देती है। आपने कहा सर ऐसी तो बहुत संख्याएं हो रही हैं जो 36 को पूरी तरीके से विभाजित करेंगी। हमने कहा कौन कौन सी संख्या? आपने कहा सर 1 2 3 4 6 9 12 है कि नहीं? तो 18 और हमारे किसके बाद क्या आएंगी? 36। आपने कहा सर बहुत सारी संख्याएं हो रही, तो ये सारी संख्याएं हम इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे?
तो 36 की ये सारे जो हमने नंबर्स बताए हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अगर आपको पता होगा कि गुणनखंड करने का एक तरीका होता है, गुणनखंड निकालने का एक तरीका होता है, आपने कहा क्या तरीका होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 36। देखो भाई आपको नॉर्मल तरीके से बताया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 36 के गुणनखंड क्या है तो आप लिखेंगे 36 के गुणनखंड बराबर 36 के गुणनखंड। 36 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, 36 किस किस से विभाजित हो जाता है, तो आपने कहा सर 1 से, आपने कहा सर 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से, इन संख्याओं से विभाजित होता है। तो ये सारे जो निकल के आए ये 36 के गुणनखंड है, यानी कि इसके क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। समझ में आई बात, क्या है, फैक्टर। अगर आपको ये फैक्टर वर्ड समझ में आ गया, यकीन मानिए आप एलसीएम एचसीएफ बहुत जल्दी सीख जाएंगे निकालना। चलिए ये दोनों चीजें समझ में आई, थोड़ा सा आपका मैं इस चीज का टेस्ट कर लेता हूं कि आपको वास्तविकता में ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है कि हमारे पास एक नंबर लिखा मैंने 13 के, आपको 13 के 3 गुणक बताइए। 13 के 3 गुणक बताएं, ज्ञात कीजिए। 13 के 3 गुणक ज्ञात करिए, जो भी आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आखिर इसका क्या आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने कहा 512 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 512 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहां से ज्ञात कीजिए। देखिए भाई आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, जैसे कि हमारा पैट एग्जाम हुआ उसमें काफी पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा, आपके सामने लिखा, मैंने लिखा 256 के कितने गुणनखंड, 256 के कितने गुणनखंड कितने गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं। आपसे पूछा गया 36 के कितने गुणनखंड होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 256 को हम कैसे करते हैं। तो देखो भाई हमें एक तरीका आप लोग जानते होंगे, हम थोड़ा उस तरीके से बताते हैं आप लोगों को। आपको क्या करना है, यहाँ 256 लिखिए और इसमें 2 से भाग दो, कितना आया 128, फिर 2 से भाग दो, कितना आया 64, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आया 32, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आया 16, फिर 2 से भाग दिया, कितना आया 8, फिर 2 से भाग दिया, कितना आया 4, फिर 2 से भाग दिया आया 2, फिर 2 से भाग दिया आया 1। ठीक है भाई, अब आपने कहा सर ये तो आप एलसीएम का तरीका अपना, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी हमने यहाँ पे जो नंबर्स लिए, क्योंकि भाई हमें टेबल्स ज्यादा से ज्यादा 20 तक आती होंगी, या 25 या 30 या 40 तक आती होंगी। यहाँ हमें टेबल्स 256 तक नहीं आती, 256 तक की टेबल हमें नहीं आती। उस टाइम आपको इसी तरीके से क्या करने, फैक्टर निकालना। आपने कहा सर ठीक है हम फैक्टराइज कर देंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे, तो इस तरीके से कर दिए। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसके कितने गुणनखंड हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लो 256 के गुणनखंड। ठीक है, 256 के गुणनखंड, क्या क्या इसके गुणनखंड हो जाएंगे, गुणनखंड। तो देखो ये संख्या 1 से विभाजित हो रही, 2 से हो रही। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने टाइम्स 2 आया आप हर बार लिखेंगे, नहीं, एक बार 2 को लिखना है। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 8 से हो रहा है, 8 के बाद क्या आ रहा है, 16 से विभाजित हो रहा है, 16 के बाद किससे हो रहा है, 32 से हो रहा है, 32 के बाद 64 से हो रहा है, 128 से हो रहा, और स्वयं 256 से विभाजित हो रहा है। ये सभी इसके क्या निकल के आ गए, गुणनखंड निकल के आ गए। क्या आ गए, गुणनखंड निकल के आ गए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 256 के कितने गुणनखंड है, तो आपने कहा 9 गुणनखंड होंगे। क्या आ जाएगा आंसर, 9 गुणनखंड होंगे। बताओ भाई इसमें किसी को डाउट। आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से इसके गुणनखंड लिखने हैं, इसमें ऐड कर लीजिएगा कि कितने गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होंगे, ये भी आप इसमें बताइएगा। समझ में आए बच्चे। चलिए अब हम थोड़ा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर और सीखते हैं अपने टॉपिक के बारे में, एलसीएम के बारे में। आखिर ये एलसीएम होता क्या है, क्या चीज है ये, चलो भाई समझते हैं एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम।
एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं इसे हम? लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में शॉर्टकट भाषा में इसे लिखा जाता है लासा। क्या लिखा जाता है? लासा। समझ में आई बात? इसे इस तरह तरीके से कह के बुलाया जा सकता है। एलसीएम कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, शॉर्टकट में लासा कहते हैं। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल की हेल्प से इस बात को समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने दो संख्याएं दी हैं, मैंने लिखा, एक संख्या लिखी मैंने 12 और मैंने लिखा यहाँ पे 12 और 20 के 12 और 20 का लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब एक बात और समझते हैं कि लासा आखिर है क्या। लासा का मतलब है ऐसी जो संख्याएं दी जाती हैं, ऐसी संख्याएं, लासा एक क्या है तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म है, ऐसा गुणनखंड है जिससे वो जो एलसीएम निकल के आता है वो उससे पूर्णतः विभाजित होता है। एक ऐसी संख्या जो उसके गुणनखंडों से यानी कि जो उसके फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उससे पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। चलो भाई, जैसे हमने लिखा 12 और 20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें इसके मेथड की, अभी हम ये सीख रहे हैं कि इसका लासा कैसे निकाला जा सकता है। तो हम बात करते हैं 12 और 20 का लासा निकालना है तो आपसे क्या किया जाएगा, आप इसके पास कई तरीके सॉल्यूशन आप जिस तरीके से कर सकते हैं अभी करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कितने तरीकों से लासा निकाला जा सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने कहा सर देखो जो लोग बिल्कुल कोई तरीका नहीं जानते हैं वो सबसे पहले इसी तरीके से करेंगे। आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, यहाँ 10 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड किया, यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, आपने 3 से किया 1 आया, 5 आया, और यहाँ 5 से किया तो 1 1 आ गया। और यहाँ आपने लिख लिया 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित है। 60 एक ऐसी न्यूनतम है, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये वह हमारा नंबर आ गया। बताइए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस पूछना है तो बताइए। आ गया होगा कि हमने 60 कैसे निकाला। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट करके लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लिखेंगे वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जो वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह हमारा क्या कहलाता है? वह एलसीएम कहलाता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। चलिए भाई, समझ में आया। अगर हम बात करें यहीं पे तो एक चीज और समझ लीजिए कि आखिर हम एलसीएम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। तो भाई तरीके तो बहुत होते हैं, बट हमारे लिए कौन सा सही है? आप चाहें तो कोई भी तरीका यूज करें, सब बढ़िया ही होते हैं। पहला तो होता है हमारा क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके। क्या करके? आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसी भी संख्या, जो भी संख्याएं दी गई हैं, आप उनके अभाज्य गुणनखंड करिए और उसकी हेल्प से आप पेयर बना के क्या कर सकते हैं? आप जो है लासा निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आप क्या यूज कर सकते हैं? आप इसके देखो भाई, आप साधारण से गुणनखंड निकालें। एक प्राइम फैक्टर हो गए, आप क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करके
गुणनखंड करके गुणनखंड करेंगे, नॉर्मल गुणनखंड करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन मल्टीपल आ रहा है। गुणक की हेल्प से भी आप यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे? मल्टीपल की हेल्प से आपको देखना है उन दोनों में ऐसे कॉमन मल्टीपल। क्या लिखेंगे? कॉमन कॉमन मल्टीपल यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आप इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। चलो भाई, तो आप लोग पहले से इतना नोट डाउन करेंगे, फिर हम इन तीनों मेथड्स के बारे में बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, तो हम सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि आखिर होती क्या है। तो थोड़ा हेडिंग डालेंगे, सभी लोग साथ में लिखते चलिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि जो है हम बड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा इसमें एग्जांपल में, मैंने लिखा छोटे से नंबर ले लेते, मैंने लिखा 24 और 32 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। तो देखो, हमें अभाज्य गुणनखंड करने, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। आपको पेपर में वास्तविकता में ऐसे मत लिखना भाई, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अभी एक बार बता रहा हूं कि प्रॉपर मेथड क्या होता है। अभाज्य 24 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। पेपर में किस अप्रोच के साथ क्या करना है, कितना करना है, वो भी मैं बताऊंगा। 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो आप आराम से लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर हम लिखेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड। आप ऐसे लिख दीजिए, 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाए? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हमारे क्या हो गए? 2 के अभाज्य गुणनखंड हो चुके। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो अब बात करते हैं क्या कि हमें इसमें देखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 24 और 32 का लासा। 24 और 32 का लासा कैसे निकलेगा? देखो भाई, आपको देखना है कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर देखेंगे। 2 है, इसमें कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। फिर से एक 2 कॉमन आ रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। फिर से 2 कॉमन आ रहा है, इसको फिर से एक बार लिखेंगे। देखो भाई, अब यहाँ पे जो 3 बचा, एक कहीं कॉमन है, इसको भी लिखेंगे। ये 2 भी इसमें कॉमन नहीं है किसी में, इसको भी लिखेंगे। ये वाला 2 भी कॉमन नहीं है, इसे भी लिखेंगे। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। ये हमारा क्या निकल के आ गया? लासा। तो 24 और 32 का गुणनखंड एलसीएम कितना आया? 96 आया। कितना आया? 96 आया, यानी कि 96 आया। और ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। चलो भाई, इसी से अब हम दूसरी विधि से करते हैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, गुणनखंड विधि। देखो भाई, इसमें अभाज्य नंबर आ गए, गुणनखंड विधि। अब जो गुणनखंड विधि है वो थोड़ा तरीका इसमें चेंज हो जाएगा, रहता है ऐसे ही है, लेकिन हम उसे थोड़ा चेंज कर देते। अब जो गुणनखंड विधि है इसे हम कैसे करते हैं, तो आपको इसमें सीधा लिखना था यहाँ इस तरीके से। आप क्या लिखते? यहाँ पर लिखते आप, एक साइड लिख लेते 24 और दूसरी साइड लिखेंगे 32। इन दोनों को डिवाइड करते चलिए। तो आप यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 12 आ गया। यहाँ पे 16। फिर से इसको 2 से करो, तो आप यहाँ कैसे कर सकते हैं? आप इसमें भी इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है भाई। इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6, 8। फिर से इसको डिवाइड करो, 3, 4, 2 से किया 3। अब यहाँ डायरेक्ट भी कर दो सीधा 4 से, क्यों बार बार लिखेंगे अपन, ठीक है। 1 आ गया, 3 से कर दो 1 आ गया। यहाँ वैसे 2 से ही करना था, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। इसका एलसीएम भी कितना आ गया? 96। चलिए भाई, तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका क्या था हमारा? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल।
कॉमन मल्टीपल क्या है देखो भाई, अब आपको क्या करना है, 24 के मल्टीपल यानी कि 24 के गुणक लिखो, 24 के मल्टीपल लिखिए तो आपको पहाड़ आना चाहिए। 24 का 24 हो जाएगा, 48 होगा, 96 होगा, 24 थी 72, 24 चौको 96, 24 पंचे 120। अब आपको यहाँ लिखनी है 32 के गुणक यानी कि 32 के मल्टीपल लिखना था। बताइए भाई क्या गुणा करके लिखेंगे, 3 टाइम में आ गया। तो आपने देखा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल एक दिख रहा है सर, इसमें और इसकी टेबल में एक कॉमन मल्टीपल दिखा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है 96। क्या है 96, 96 दिख रहा है तो यही 96 हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 24 और 32 का लासा यानी कि एलसीएम, 24 और 32 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 96। तो हमने भाई तीनों तरीके के बारे में देख लिया, समझ लिया, सीख लिया। अब बात करते हैं कि पेपर में क्या हमें ऐसे ही करना है या कोई और तरीका है। तो चलिए भाई पेपर वाला तरीका समझ लेते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेपर वाला तरीका। ठीक है, देखो अगर आप पेपर में होंगे तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस सभी का एलसीएम निकालना है। तो आपको याद रखिएगा कॉमन फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ 24 और 32, हमें इसका क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, आप समझिएगा, मैंने आपको समझाने के पर्पज से ऐसा लिखा है। आप इनमें से देखो कॉमन नंबर क्या है, तो आपने कहा सर 4 कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना, 4 6 24, 4 8 32, ऐसे लिख लिया। लिख लिया कि नहीं, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। इन दोनों में अब फिर से क्या कॉमन आ रहा है, इस 4 को एज लिखा रहने तो 2 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा और 4 बचा। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा, नहीं कॉमन आ रहा, तो आपको क्या करना है, बस अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो भाई, अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 चौका 96, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया एलसीएम। बस पेपर में आपको इसी तरीके से जाना था, ऐसे ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये जो मेथड्स आपको इसलिए बताए गए हैं कि मान लीजिए कभी कभी हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं के क्वेश्चन आते हैं, तब वहां पर हमें इन मेथड्स की ही जरूरत होती है। इसलिए मेथड्स भी जानना आपको जरूरी था, इसलिए सबसे पहले आपको मेथड बताया गया। पेपर में अगर आपको ट्रिक्स करनी है तो बस इसी हेल्प से आपको पेपर में क्वेश्चन को एलसीएम निकालना है। अगर आप नंबर्स को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें कॉमन मल्टीपल क्या बनना है, तो आप कॉमन मल्टीपल देख के नंबर्स को बता देंगे कि सर इनका कॉमन मल्टीपल ये बनना है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए भाई थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आखिर कैसे करना है। तो मैंने लिखा जैसे 12, 20 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ये लिखा आपके पास ये नंबर लिखे, तो आपको क्या करना है, इनका सभी का कॉमन मल्टीपल। देखो भाई अब ऐसे बिल्कुल नहीं करना, कैसे करेंगे, 12, 20 और 36 में कॉमन मल्टीपल क्या है, 4, तो 4 को पहले लिख लो, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 4 9 36। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो कॉमन ले लो, कितना बचा, 1, 5 और 3। अब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, सबका गुणा कर लो, 3 5 15, 15 थी 45, 45 चौका, बताओ भाई कितना होता है 180। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम। तो लिख दो 12, 20 और इसका क्या आ गया, ये क्या है हमारा एलसीएम। समझ में आई बात, इसी तरीके से आपको पेपर में करना है, इसी तरीके से कर लोगे कि नहीं। चलो भाई एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बताइए कि इसका क्या आंसर निकलेगा। इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, जैसे मैंने कहा 40, 64 और 80 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए भाई इसका क्या आंसर होने वाला है, आंसर्स बताएं अपने अपना।
चलिए भाई आंसर आ जाना चाहिए इतने में तो। देखो भाई अब हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? आपने देखा सर ये सारे नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 से करो डिवाइड, कितना बचेगा? 8 5 40, 8 अठैया 64 और 8 10 80। इन दोनों में 5 को कॉमन आ रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 5 1, 8 का 8 रहा और यहाँ कितना आएगा? 2 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लो 8 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 बचा, 4 बचा और 1। अब कुछ नहीं बचा तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 अट्ठे 320। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया? तो फाइनली आपके पास एलसीएम आ गया 320। कितना आया? 320 एलसीएम आया। बताओ भाई कितना ज्यादा समय लगा? कुछ नहीं लगा। इसी तरीके से आपको पेपर में क्या करना है? एलसीएम निकाल लेंगे कि नहीं? चलिए भाई नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट रूल के बारे में समझते हैं। चलिए तो हमें ये समझ में आया कि आखिर एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं? एचसीएफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई। चलिए अगर हम बात करें कि हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसका शॉर्टकट होता है मासा। क्या होता है? मासा। आप लोग जानते हैं मासा किसे कहा जाता है? राजस्थान में मासा सास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सास को या माँ को, ठीक है, वहां मासा कहा जाता है। तो यहाँ भी हमारा ये क्या है? माँ है, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं कि मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। चलिए भाई एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसकी थोड़ा इसमें लिख लेते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये एचसीएफ है। तो लिखेंगे वह उच्चतम संख्या। क्या लिखेंगे? वह उच्चतम संख्या। वह उच्चतम संख्या जो वह उच्चतम संख्या जो दी गई संख्याओं को, ध्यान से समझिएगा, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है, वह उच्चतम संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, मासा यानी कि एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाता है। समझ में आई बात? चलो समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा 18 और 45 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है, ऐसी संख्याएं चुननी है जो क्या करें, एक ऐसी संख्या सिलेक्ट कीजिए जो इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा एक ऐसी संख्या बताइए जो इन दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे, यानी कि हमारे पास शेषफल 0 निकल के आएगा। वही संख्या हमारा क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। क्या कहलाएगी? एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। आप इसकी क्या करेंगे? 18 के गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं वो बताइए। आप सर 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है और इसके अलावा 18 ही होता है। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा गया है कि 45 के गुणनखंड क्या होंगे, बताइए भाई। 45 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं? तो आपने कहा सर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 9 होगा और इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। 45 के अलावा सिर्फ 45 होगा फिर, ठीक है। इसमें बीच में 15 भी आएगा।
ये है। अब देखिए हमने इसके गुणनखंड लिख दिए, गुणनखंड लिखे तो हमें एक कॉमन संख्या दिखी, क्या दिखी? 9। 9 एक ऐसी कॉमन संख्या है, हाईएस्ट कॉमन संख्या है जो इन दोनों में कॉमन दिखी। ये दोनों में कॉमन संख्या ये 9 है, तो यही इनका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। HCF क्या है? क्या आ गया हमारा? दोनों में 9 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे 9, यह इन दोनों का क्या निकल के आ गया? HCF। चलिए भाई अब ये बात सीखते हैं कि HCF कितने तरीकों से निकाला जा सकता है। तो देखिए भाई HCF निकालने के दो तरीके। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, जिस तरीके से अभी हमने ये किया। दूसरा है भाग विधि से। क्या करेंगे? या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड, या आप भाग विधि से कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड या आप भाग विधि से करिए। ठीक है भाई, भाग विधि से करिए। तो देखिए समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। जिस तरीके से हमने किया है क्वेश्चन, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड को ही बताता है। चलिए एक बार फिर से एक नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा गया है 32 और 45 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। चलो भाई निकालो। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उसको समझो। चलो भाई इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आपको यहाँ कुछ लिखना नहीं कि इसके अभाज्य गुणनखंड है, लिखिए सीधा। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आप इस तरीके से करते चलिए। वैसे भाग विधि वाला मेथड है, लेकिन आप यहाँ पे जो 2 2 करके लिखेंगे, ये जो नंबर आते हैं ये भाज्य नंबर होते हैं। ये जो पूरा तरीका होता है ये भाग विधि का तरीका होता है, जिसे हम अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, गुणनखंड विधि के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है? 32 है। 32 के गुणनखंड लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये इसके गुणनखंड हो गए। 45 के गुणनखंड लिखेंगे तो 3 3 त्रिका 9 9 पन्ना 45। अब हमें देखना है कि इसमें क्या कोई और कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? देखो भाई इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 32 और 45 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं दिखा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखा। जब किसी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है प्राइम नंबर्स का, तो उसमें हम इसका HCF जो है हमेशा 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? HCF हमेशा 1 मानते हैं। इसलिए 32 और 45 का जो HCF होगा, 32 और 45 का HCF क्या हो जाएगा भाई? 32 और 45 का HCF क्या निकल के आ जाएगा? 1। जब प्राइम फैक्टर कोई भी कॉमन नहीं है तब उस संख्या का हमेशा HCF 1 होता है। एक बात याद रखिए, कोई भी दो संख्याएं लीजिए, कोई भी दो कोप्राइम नंबर लीजिए, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होता है, उनका HCF हमेशा 1 होता है। और किसी भी संख्या का HCF 1 से कम नहीं होता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा है किसी भी संख्या, कोई भी संख्याएं हो, उन संख्याओं का HCF 1 से कम कभी नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए यदि यदि A और B दो संख्याएं हैं तो A और B का HCF न्यूनतम कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे 1। 1 से कम किसी भी संख्या का HCF नहीं होता है। हाईएस्ट कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 1 से कम कभी नहीं होता है। समझ में आई बात? चलिए, और इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा। एक पॉइंट और होता है कि जो हमारा एलसीएम होता है, क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो हमेशा दी गई संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। जैसे हमने अभी एलसीएम निकाला था, जैसे हमने क्या निकाला? कौन सी संख्याओं का एलसीएम निकाला? हमने निकाला था 12, 20 और 36 का। इसका आंसर 180 आया था। ठीक है, इन संख्याओं का निकाला, तो इसका जो एलसीएम है वो इन संख्याओं के बराबर आ सकता है। क्या आ सकता है? इन संख्याओं के बराबर, वरना एलसीएम जो है इनसे ज्यादा आएगा। दो संभावनाएं होती हैं यहाँ पे कि जो हमारा एलसीएम आ गया वो इन संख्याओं के बराबर आएगा या इनसे बड़ा आता है, इनसे कम कभी नहीं आता। ये क्वेश्चंस जो हैं आजकल काफी पेपर में पूछे जाते हैं इस तरीके के। चलिए भाई याद रखिए, ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको बता दी गई।
अब हम बात करते हैं भाग विधि की कि आखिर हम भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलो भाई यहाँ सीखते हैं। जैसे आपको दो नंबर दिए गए, मैंने लिखा 48 और 120 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए भाग विधि से। कैसे करेंगे चलिए समझिए। आपको भाग विधि से जब भी आपको कहा जाए कि भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे तो हमें याद रखना है कि इन दोनों में जो दो संख्याएं दी गई, इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो लिखा 48 से भाग करेंगे 120 में। 48 से 120 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 48 से कम 48, 48 दूनी 96 और 48 किया जो भी होगा वो हमेशा इससे ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 48 किया 144 होता है, तो 144 ज्यादा आ रहा है तो दो बार जाएगा। 48 दूनी 96 आए, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आया? 4 आया, 2 बचा और कुछ नहीं बचा। 24 आया, इस 24 से हम क्या करेंगे? 48 को डिवाइड। ध्यान से सुनिए, जो रिमाइंडर बचा 24, इस 24 से हमने क्या किया? जो यहाँ का डिवीजर था, भाजक था, इसको भाग देंगे। 48 को भाग देंगे। 24 से 48 कितनी बार में विभाजित हो रहा है? 2 बार में। 24 दूनी 48, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। बताओ भाई ये 24 से पूर्णतः विभाजित हो गई संख्या? आपने कहा सर बिल्कुल हो गई। तो जो 24 है यही क्या हो गया? इनका एचसीएफ हो गया। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 48 और 120 का एचसीएफ क्या निकला? 48 और 120 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया? एचसीएफ निकल के आया सर 24। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। इसी तरीके से निकालना। एचसीएफ निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। या तो आप ये याद रखिए कि कॉमन मल्टीपल जो हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, उसको आप फाइंड आउट कीजिए और उसको आप पहले ही बता दिए। जैसे इस संख्या को लिखा था, अगर आपको टेबल्स आती हैं तो आप कह देते सर 24 दूनी 48, 24 पंचे 120। 24 के अलावा इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बन ही नहीं रहा, तो इसका एचसीएफ जो है वो 24 है। इस तरीके से करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मान लीजिए आपको कोई और बड़े अंकों की संख्या देखने को मिलती है, तब आप वहां पे भाग विधि को प्रेफरेंस देंगे। इस तरीके से मत करिए गुणनखंड विधि से। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल में कहा, मैंने लिखा 144 और 360 का एचसीएफ क्या होगा? क्या लिखेंगे? तो हमें 144 से भाग देना है 360 में। क्या करना है? 144 छोटी संख्या और 360 बड़ी है। तो देखो भाई 144 का 2 बार भाग जा सकता है इससे, तीसरी बार में तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितने आ गए? 288 आएंगे। सब्ट्रैक्शन करो, कितना आया? 2, और यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया, तो 7 और 72 हो जाए। 72 से 144 को डिवाइड करिए तो कितने टाइम्स में हो रहा है? 2 टाइम्स में हो रहा है। तो भाई बहुत बढ़िया बात है ये तो हमारे पास 72 से डिवाइड हो गया, यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 72। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। बताओ भाई किसी को कोई डाउट? तो आप एचसीएफ निकालना सीख गए, एलसीएम निकालना सीख गए। चलिए भाई, किसी को कोई डाउट तो है नहीं है अभी? अगर है तो अभी पूछ लो भाई, नहीं है तो फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि क्या आखिर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाएंगे। चलिए भाई नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। कि पेपर में क्वेश्चन तो एक तो वैसे भी पूछे जा सकते हैं, इसे आप टाइप नंबर 2 मानिए। चलिए भाई आखिर समझते हैं कि टाइप 2 में हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, देखिएगा। पूछा गया है निम्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए। निम्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आखिर संख्याएं क्या है वो देखिए भाई। लिखा है 3/5 गुणा 7/20 गुणा अपॉन में लिखा है और यहाँ पे 10/8। ये हमारे सामने 8 नहीं, आप थोड़ा और बड़ी नंबर ले लो, 8 ही लिख लो। ये है भाई हमारे पास ये संख्या दी गई। अब आप हमें बताइए कि इसका हम एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। तो चलो भाई इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसका मेथड समझते हैं कि इसका क्या मेथड है। तो देखिए भाई मेथड समझते हैं कि आखिर मेथड क्या है। मेथड बड़ा सिंपल है।
जब भी आपसे कहा जाए कि इस तरीके से संख्याएं हैं, तो देखिए भाई मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी कॉमा ई अपॉन एफ। जब भी इसका एलसीएम पूछा जाएगा तो इसका जो एलसीएम लेंगे हमें यहाँ लिखना होगा एलसीएम ऑफ ए सी और ई का एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है नीचे, एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो संख्याएं दी जाएंगी उनका आपको एलसीएम लेना है, नीचे जो संख्याएं दी जाएंगी उनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या कहा मैंने कहा मेथड में कि मेथड हमारा कहता है एलसीएम ऑफ दिस, यानी कि इस तरीके से जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में आपको संख्याएं दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका है जो ऊपर हमारे अंश है, जो भी ऊपर अंश आता है उन सभी अंशों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे एलसीएम ऑफ एसीई और एचसीएफ, नीचे जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है उसका हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ। जो एचसीएफ निकल के आएगा इनका अलग लिखेंगे, नीचे ऊपर वालों का अलग लिखेंगे और हमारा जो है एलसीएम निकल के आ जाता है भिन्न का। चलो भाई अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो देखो भाई यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिख ले रहे हैं, एलसीएम ऑफ। आपको पेपर में इस तरीके से नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। 3/5 7/20 और यहाँ मैंने लिखा 10/8। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है किस किस का, एलसीएम ऑफ 3 7 10, 3 7 10 का एलसीएम निकालेंगे। नीचे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 5 20 और 8 का। चलो भाई एलसीएम निकालते हैं। तो इसका फाइनली एलसीएम निकालेंगे आप तो कितना निकल के आ रहा है, इनका एलसीएम निकलेगा, इन सभी का गुणा होगा, 7 या 21 21 10 210 आ गया। और इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, इसमें देखो यहाँ कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है सिवाय 1 के, तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना आएगा, हाँ कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं बनना है 1 के अलावा, 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर है। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने कहा एलसीएम, देखिए भाई का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको समझिए। देखो भाई अब आपको सीधा सिंपल रखना है कि ऊपर जो भी संख्याएं दी गई हैं पेपर में आप कैसे करेंगे, तो जो भी ऊपर संख्याएं दी गई हैं आपको इनका एलसीएम निकालना है। बताओ भाई आप इनका एलसीएम निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो आपने कहा सर इन सभी का कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है वो 60 है। 15 20 10 को अगर हम डिवाइड एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। 60 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी विभाजित होता है, इससे भी विभाजित होता है और 10 से भी। तो हमने इसका एलसीएम कितना ले लिया, 60। नीचे देखो जो संख्याएं दी गई हैं इन सभी में सिर्फ कॉमन संख्या एक है 13। ये सारी संख्याएं 13 से विभाजित हो रही हैं, तो 13 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। समझ में, बस आपको इतना भर करना था, आपके सामने आंसर आ गया। क्या आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने लिखा 3/7 10/9 और मैंने यहाँ लिखा 15/, यहाँ पे थोड़े नंबर्स दूसरे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है 5। ये संख्याएं हमें दी गई हैं, ये संख्याएं दी गई हैं, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई,
चलो सॉल्व करो इसका, एलसीएम क्या निकलेगा। देखिए भाई हमें ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं हमेशा, एलसीएम। यहाँ ध्यान रखिए एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 3, 10, 15। तो बताओ भाई कैसे निकालेंगे एलसीएम निकालने का वही तरीका। आपको अगर लग रहा है कि हमें से नहीं पता सकते कि क्या एलसीएम आएगा, देखो आप एलसीएम निकालो, कैसे निकालेंगे, 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन आया तो 10 के 10 3 5 15। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, 5 कॉमन आ रहा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इन सब का गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो हमारे पास ऊपर एलसीएम आ गया 30। एचसीएफ कितना आ रहा है, इन सभी में 2 कॉमन फैक्टर है, 2 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया है। समझ में आई बात। चलो भाई अब इसी से रिलेट करते हुए हमारा एचसीएफ में क्वेश्चन बनता है, इसी से रिलेट करता है हमारा एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट, इसीलिए आप उसे भी समझेंगे। ठीक है भाई। चलो आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड क्या है कि आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। तब आप कहेंगे सर हमें ऊपर वालों का क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ ए सी ई, और नीचे वालों का हम क्या निकाल रहे होंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे, डी का निकालेंगे, एफ का निकालेंगे, इन संख्याओं का। तो ये है हमारा टाइप थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टाइप थर्ड का जो मेथड है वो ये है। मेथड कहता है कि अगर आपको ऐसे भिन्न दी जाएंगी और उसका आपको एचसीएफ निकालना है तो हम हमेशा ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे अंश का, और हर का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलो भाई क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में मैंने लिखा 10/21, 15/7, 20/14, ये संख्याएं लिखी गई और आपसे कहा गया है कि का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। चलो भाई कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं उनका हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालेंगे, 10, 15 और 20 का, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम किस किस का निकालना है, 21 का, 7 का, 14 का, इनका एलसीएम निकालना है। तो बताओ भाई ऊपर क्या है, कॉमन फैक्टर। तो आपने देखा सर इन सभी में 5 से भाग जा रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5। और यहाँ कितना दिख रहा है, 21, 7, 14। अगर ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, बताओ भाई। तो 42 एक ऐसी संख्या है जो इनसे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे निकाल, इन सभी में क्या कॉमन, 7 कॉमन, 7 तिया 21 और 7 एकम 7, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अब इन सब का गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 और 7 42। तो एलसीएम कितना आया, 42। तो 5/42 हमारा क्या हो गया, इस संख्या का एचसीएफ निकल के आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बताओ भाई ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, मेथड समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है। चलो भाई अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आखिर हम पेपर में जब कर रहे होंगे तो हमें बिल्कुल सेम इतना ही लिखना है, ये सब कुछ नहीं करना है, ना ही ये लिखना है। आपको इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, सीधा कैलकुलेट करना है, और ये आ रहा है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कैश की यानी कि एलसीएम एचसीएफ निकालने में पेन पेपर की जरूरत है तो यूज कीजिए। अगर लगता है कि आप माइंड से निकाल सकते हैं तो निकालिए, और आप अपना सीधा डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और आप अपने आंसर को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे लिखा 8/15, ऊपर लिखा गया है नेक्स्ट 24/5, 24/5, और नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा गया है 20/।
1। ये हमारे पास क्वेश्चन है का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। चलिए भाई, कैसे सॉल्व कर रहे होंगे हम क्वेश्चंस को, इसकी बात करते हैं। वही तरीका, ऊपर जो भी हमें अंश दिए गए इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। आपको पेपर सॉल्व करते समय याद रखना है कि यहाँ क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है। अगर देखो ऊपर पूछा गया है आपसे एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है, नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है, नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो हम सबसे पहले इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि एलसीएम निकालना है ऊपर वाले का पहले कि नीचे वाले का एलसीएम निकालना, नीचे वाले का एलसीएम निकालें कि ऊपर वाले का एलसीएम। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ऊपर वाले का वही निकाला जाता है। ठीक है भाई, चलो अब हमें एचसीएफ पूछा गया है, तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ हमें क्या देखने को मिला है, 4। तो आप लिखेंगे सीधा 4 एचसीएफ आया। इन सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। एलसीएम लेना है भाई, एलसीएम लेना है तो 15 आएगा, एलसीएम 15 आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। दैट इज द आंसर। समझ में आई बात? बताइए, आपको इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। चलिए भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है तो बढ़िया, अच्छी बात है। अगर डाउट है तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए भाई, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वह भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।